क्या आपने कभी सुना है कि एक भारतीय रियासत जिसने मुगलों को हमेशा ठुकराया लेकिन जिसे ब्रिटिशों ने नाचने पर मजबूर कर दिया, जहां एक वीर राजकुमार को खुले मैदान में फांसी दी गई ताकि बाकी हिंदुस्तान डर जाए। यहां सिर्फ लड़ाई नहीं हुई बल्कि यहां आत्मसम्मान को रौंदा गया। टिकेंद्रजीत सिंह, एक नाम जिसे अंग्रेजों ने ट्रबल मेकर कहा, लेकिन हिंदुस्तान आज भी धरती का रक्षक मानता है। और रानी शंभू रानी, जिनसे नाच करवाने की कोशिश की गई ताकि उनकी आत्मा टूट जाए। यह कहानी है मणिपुर की, एक स्वतंत्र राज्य जो न तो कभी गुलाम था न कभी झुका, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने उसकी संस्कृति, उसकी रानियों और उसकी पहचान को जिंदा दफन कर दिया। यह कहानी आपको गुस्से से भर देगी। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह वो जख्म है जिसे हम भूल गए और जिसे याद करना आज जरूरी है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मणिपुर सदियों तक एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य रहा। घने जंगलों, पर्वतीय घाटियों और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर यह इलाका केवल भूगोल नहीं बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी खास रहा है। प्राचीन काल से मैतेई राजवंश द्वारा विकसित एक संगठित शासन प्रणाली ने इस राज्य को न सिर्फ सुदृढ़ किया बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बनाया। मणिपुर कभी मौर्य, मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं रहा और हमेशा आजाद रहा। यह इलाका लंबे समय तक निर्वाण वंश के अधीन रहा, जो इम्फाल घाटी में परंपरागत सत्ता और सैन्य डिसिप्लिन का प्रतीक था। 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव फैला रही थी, तब मणिपुर की भौगोलिक स्थिति ने उसे एक रणनीतिक केंद्र बना दिया। यह इलाका असम और बर्मा के बीच स्थित होने के कारण ब्रिटिश फौज के लिए कूटनीतिक और सैन्य तौर पर फायदेमंद था। 1815 में मणिपुर ने बर्मा पर ब्रिटिश हमले में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कुछ सुरक्षा, भरोसा और मान्यता दी गई। परंतु यह रिश्ता बराबरी पर आधारित नहीं था। एक ओर से दिखावटी दोस्ती थी, दूसरी ओर से बढ़ती ब्रिटिश दखलंदाजी। महाराजा चंद्रकृति सिंह के राज्य में अंग्रेजों से सीमित मदद के बावजूद मणिपुर की आंतरिक आजादी बची रही। वे कुशल कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक राज और ब्रिटिश मदद का संतुलन बनाए रखा। उनकी मौत के बाद यह संतुलन बिगड़ गया। राजघराने में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा बढ़ा और अंग्रेजों को दखल का मौका मिल गया। इस दौरान सुधार और शांति के नाम पर अंग्रेजों ने राज दरबार में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, जो आगे चलकर शाही परिवार के अपमान और तबाही की नींव बनी। राज परिवार के 3 बड़े दावेदार थे, सुरचंद्र, कुलचंद्र और टिकेंद्रजीत सिंह। सबसे पहले सुरचंद्र सिंह को राजा घोषित किया गया, परंतु उनका झुकाव अंग्रेजों की ओर माना गया, जिससे फौज और दरबार का एक बड़ा हिस्सा नाराज था। इसके उलट टिकेंद्रजीत सिंह न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे बल्कि अपने साफ राष्ट्रवादी नजरिए और एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत के लिए भी जाने जाते थे। जुबराज टिकेंद्रजीत फौज के मुखिया थे और दरबार की अहम नीतियों पर उनका असर गहरा था। दरबार में और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि असली सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। सुरचंद्र सिंह को यह देखकर चिंता हुई और उन्होंने चुपचाप अंग्रेज अफसरों से मदद मांगी। जब उन्हें मणिपुर के अंदर सही सपोर्ट नहीं मिला तो वे इम्फाल से निकलकर असम और फिर कलकत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर से अपील की कि उन्हें जबरदस्ती हटाया गया है। यह ब्रिटिश सरकार के लिए दखल का एक सही कारण बन गया। उन्होंने मणिपुर में स्थिरता कायम करने के बहाने कुलचंद्र सिंह को औपचारिक रूप से राजा घोषित कर दिया, इस उम्मीद में कि वह एक वफादार हाकिम साबित होंगे। कुलचंद्र सिंह को राजा बनाए जाने के पीछे अंग्रेजों की मंशा बिल्कुल साफ थी। वे ऐसा हाकिम चाहते थे जो उनके हुक्म माने और टिकेंद्रजीत सिंह जैसे ताकतवर राष्ट्रवादी लीडर को किनारे कर सके। परंतु अंग्रेजों की यह चाल कामयाब नहीं हुई। दरबार में अब भी टिकेंद्रजीत सिंह ही नीति तय करने वाले थे। फौज पर उनका पूरा कंट्रोल था और उन्होंने खुल्लम खुल्ला ब्रिटिश दखल का विरोध शुरू कर दिया था। इस हालात ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया। टिकेंद्रजीत सिंह का राष्ट्रवादी नजरिया और खुददार लीडरशिप उन्हें ब्रिटिश फायदों के लिए एक संभावित खतरा लगने लगा। अंग्रेजों के लिए अब यह जरूरी हो गया था कि टिकेंद्रजीत सिंह को सियासी सीन से हटाया जाए, वरना मणिपुर उनके कंट्रोल से बाहर जा सकता था। यहीं से शुरू हुई वो प्रोसेस जो आखिरकार एंग्लो मणिपुर जंग का कारण बनी। अंग्रेजों ने इसे सिर्फ उत्तराधिकार या दरबारी झगड़ा नहीं माना, उन्होंने इसे अपने राज्य के खिलाफ सीधी चुनौती के तौर पर देखा।
और इस चुनौती का जवाब देने के लिए उन्होंने एक प्लान करके फौजी दखल की तैयारी की। इस टकराव की जमीन तैयार होते ही एक और डरावना चैप्टर शुरू होता है, जब एक रियासत की अंदरूनी सत्ता सिस्टम पर ब्रिटिश राज की पकड़ कसने लगी और शांति कायम करने के नाम पर पूरे राज्य की आजादी पर हमला किया जाने लगा। टिकेंद्रजीत सिंह अब मणिपुरी समाज का सबसे बड़ा लीडर बन चुके थे। उनका मानना था कि मणिपुर की पॉलिसी सिर्फ मणिपुर के लोग ही तय करेंगे, कोई बाहर की ताकत नहीं। ब्रिटिश राज के लिए यह सीधी चुनौती थी। उन्होंने टिकेंद्रजीत सिंह को विघ्नकारी यानी एक बाधा डालने वाला लीडर घोषित कर दिया और उसे हटाने की प्लानिंग छिपकर शुरू कर दी। भारत सरकार के गृह सियासी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज खत चिट्ठी इस बात का सबूत है। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप कलकत्ता से असम के चीफ कमिश्नर क्विंटन को निर्देश भेजा गया कि वे मणिपुर जाकर स्थिति संभालें और टिकेंद्रजीत को हर हाल में गिरफ्तार करें। हालांकि मिशन को एडमिनिस्ट्रेटिव शांति कायम करने का नाम दिया गया ताकि अखबारों और बाकी रियासतों में असली मंशा छुपी रहे। इम्फाल दरबार को बताया गया कि अंग्रेज राज में अंदरूनी तनाव सुलझाने आ रहे हैं, लेकिन मणिपुरी दरबार अच्छे से समझ चुका था कि यह दखल सिर्फ कागज पर न्यूट्रल है, हकीकत में यह एक तरफा कब्जा है। टिकेंद्रजीत सिंह ने इस मिशन के आने का विरोध किया और उसे इम्फाल में घुसने की इजाजत नहीं दी। लोगों और फौज को जल्दी ही यह साफ हो गया कि अब अंग्रेज दोस्त नहीं रहे, बल्कि दबदबे की लड़ाई लड़ने आ गए हैं। इम्फाल में डर और शक का माहौल फैल गया। फौज को अलर्ट कर दिया गया। दरबार में लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स होने लगीं और रियासत के हर कोने में ये चर्चा होने लगी कि अब अंग्रेज फौज सीधा टकराव करने वाली है। क्विंटन की लीड में एक सीनियर लेवल का ब्रिटिश डेलीगेशन मणिपुर की सरहद तक पहुंच चुका था। उनका एक ही मकसद था, टिकेंद्रजीत सिंह को पकड़ना। यही गिरफ्तारी की प्लानिंग वो चिंगारी बन गई जिससे मणिपुर सीधा जंग के किनारे पहुंच गया। अब ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं रह गया था, यह अब दो विचारों की टक्कर थी। एक ओर आत्मनिर्भरता और सम्मान की रक्षा और दूसरी ओर साम्राज्यवादी वर्चस्व की जिद। अंग्रेजों के साथ थे सियासी एजेंट ग्रिमवुड, कर्नल स्कॉट, मेजर लॉ और कुछ हिंदुस्तानी फौजी। इम्फाल पहुंचते ही उन्होंने दरबार को यह खबर भेजी कि उन्हें टिकेंद्रजीत सिंह से जरूरी बात करनी है और वो तुरंत दरबार में आए। मणिपुर दरबार ने इस मांग को साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने क्विंटन को बताया कि जुबराज न सिर्फ रियासत के सिक्योरिटी चीफ हैं, बल्कि उनकी शान के खिलाफ इस तरह का बर्ताव मंजूर नहीं है। इस विरोध के बावजूद क्विंटन ने टिकेंद्रजीत सिंह को सीधा उनके घर से पकड़ने का फैसला किया। यह फैसला बिना किसी डिप्लोमेटिक मंजूरी के लिया गया और न ही मणिपुरी फौज को इसकी खबर थी। यह हरकत मणिपुर की आजादी पर सीधा हमला था। 22 मार्च 1891 की आधी रात को अंग्रेज टीम ने कांगला किले के पास टिकेंद्रजीत सिंह के घर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मणिपुरी पहरेदारों ने तुरंत जवाब दिया। फायरिंग शुरू हो गई और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। उनका प्लान नाकाम रहा। इसके बाद मणिपुरी फौज ने अंग्रेज रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया। अगली सुबह तक हालात धमाकेदार हो चुके थे। मणिपुरी फौजियों ने हमला कर दिया और 5 बड़े अंग्रेज अफसर मारे गए, जिनमें क्विंटन और ग्रिमवुड सबसे अहम थे। ये अंग्रेज राज के लिए एक बड़ा झटका था। एक छोटी सी रियासत ने उनके रुतबे को ललकारते हुए टॉप लेवल अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेज मीडिया और हुकूमत में इस घटना को दरिंदगी भरा बगावत कहा गया। इसे कोई डिप्लोमेटिक नाकामी नहीं, बल्कि सीधे राज की इज्जत पर हमला माना गया। हिंदुस्तान और लंदन दोनों जगह जबरदस्त रिएक्शन आया। वहीं मणिपुरी लोगों के लिए यह घटना गर्व और खुददारी का निशान बन गई। टिकेंद्रजीत सिंह की लीड में दरबार और फौज ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी जमीन पर बाहर का दबाव मंजूर नहीं करेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अब अंग्रेज राज के सामने बस एक ही रास्ता बचा था, मणिपुर को एक सबक बना देना। उन्होंने फैसला किया कि इस हरकत के जवाब में एक बड़ा फौजी एक्शन लिया जाएगा ताकि हिंदुस्तान की बाकी रियासतें सीख लें। गवर्नर जनरल की लीड में तुरंत मीटिंग्स बुलाई गईं। होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया कि मणिपुर को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मकसद साफ था, ऐसा मिसाल पेश करना जिससे कोई भी रियासत आगे चलकर अंग्रेज हुक्म की अनदेखी करने से डरे। इसी मकसद से एक बड़ा फौजी अभियान प्लान किया गया। 2 तरफ से हमला तय हुआ। एक टीम
असम के कोहिमा से इम्फाल की तरफ बढ़ेगी, जबकि दूसरी बंगाल से होते हुए सिलचर वाले रास्ते से आगे बढ़ेगी। दोनों टीमों को तालमेल से मणिपुर को चारों ओर से घेरने का हुक्म दिया गया। इस ऑपरेशन में जो अंग्रेज फौज भेजी गई, उसमें नया तोपखाना, घुड़सवार रेजिमेंट, इंजीनियरिंग यूनिट और संचार टीमों को शामिल किया गया। अंग्रेज सरकार के रिकॉर्ड से यह बिल्कुल साफ हो जाता है और इसे राज की इज्जत वापस लाने के लिए सजा देने वाला हमला कहा गया। मणिपुर में यह खबर फैलते ही दरबार में हलचल तेज हो गई। युवराज टिकेंद्रजीत सिंह और जनरल ठंगल ने तुरंत जंग की मीटिंग बुलाई। पूरे राज्य में आपात सैन्य तैयारी शुरू हुई। किले की मरम्मत की गई, हथियारों का भंडार पुनः व्यवस्थित किया गया और ग्रामीण इलाकों से नई सैन्य भर्ती का कार्य आरंभ हुआ। टिकेंद्रजीत सिंह की यह ऐलान कि ये लड़ाई खुददारी की हिफाजत के लिए है, मणिपुरी लोगों में एकता और मुकाबले की भावना भरने लगा। अप्रैल 1891 में यह टकराव असली जंग में बदल गया। मणिपुरी फौज की तादाद चाहे कम थी, लेकिन इलाके की जमीन की समझ और लड़ाई का इरादा उन्हें ताकत दे रहा था। अंग्रेज फौज की पहली भिड़ंत थौबल इलाके में मणिपुरी टीम से हुई। यहां जोरदार झड़प हुई। गोलियों की बारिश के बीच मणिपुरी पहरेदारों ने कमाल का हौसला दिखाया। अंग्रेजों का प्लान था तेजी से पोस्टें गिराते हुए इम्फाल तक पहुंचना, लेकिन मणिपुरी फौजियों ने रास्तों में छिपकर धावे बोले, जिससे उनका ऑपरेशन धीमा पड़ गया। 13 अप्रैल 1891 को कोहिमा की टीम कांगपोकपी पहुंची, जहां मणिपुरी डिफेंस फोर्स से जबरदस्त भिड़ंत हुई। ये लड़ाई पूरी रात चली। दोनों तरफ को भारी नुकसान हुआ, लेकिन हथियारों की नयापन और तादाद में बढ़त की वजह से अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ने में कामयाब हुए। इसी वक्त अंग्रेज टीम ने थौबल वाले रास्ते से इम्फाल के पास के इलाकों में घुसपैठ की। अब मणिपुरी फौज को दो तरफ से घेरा जा रहा था। इस मुश्किल हालात में भी टिकेंद्रजीत सिंह ने कांगला किले को आखिरी मोर्चा बनाने का फैसला लिया। यही किला मणिपुर के राज्य सिस्टम का केंद्र था। 27 अप्रैल 1891 को अंग्रेज फौजें इम्फाल पर पहुंच गईं। किले के चारों तरफ तोपें तैनात की गईं और जबरदस्त गोलाबारी शुरू हुई। मणिपुरी रक्षकों ने गलियों पर जान की बाजी लगाई, लेकिन अंततः भारी असमानता के आगे रक्षा दीवार टूट गई और ब्रिटिशों ने कांगला परिसर पर अधिकार कर लिया। इसी दिन मणिपुर की राजधानी पर विदेशी राज की मुहर लग गई। बड़ी तादाद में फौजी मारे गए, बाकी को कैद कर लिया गया। राजा कुलचंद्र सिंह को पकड़ लिया गया, जबकि टिकेंद्रजीत सिंह और सेनापति ठंगल छिप गए। ये सिर्फ एक जंग का अंत नहीं था, ये उस खुददार रियासत की आखिरी सांसें थीं जो सदियों से आजाद रही थी। कांगला किले पर कब्जा होने के तुरंत बाद 27 अप्रैल 1891 को अंग्रेज फौज ने मणिपुर के शाही खानदान और फौज के टॉप लीडर्स की पकड़ धकड़ शुरू की। टिकेंद्रजीत सिंह और सेनापति ठंगल कुछ दिन तक छिपे रहे, लेकिन लोकल मुखबिरों और जबरन कराई गई पूछताछ से अंग्रेजों ने उनका पता लगा लिया। जून 1891 की शुरुआत में उन्हें पकड़कर इम्फाल लाया गया, जहां सख्त फौजी पहरे में रखा गया। पूरे इलाके में डर का माहौल फैल गया। लोग समझ गए थे कि अब जो होने वाला है वो इंसाफ नहीं, बदले की कार्रवाई होगी। टिकेंद्रजीत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने रेजिडेंसी पर हमले का आदेश दिया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत थी और उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा में कार्रवाई की थी। ब्रिटिश लॉजिक में यह आत्मरक्षा नहीं, हत्या और विद्रोह था। ठंगल पर भी वही इल्जाम दोहराया गया कि उन्होंने फौजियों को अंग्रेज अफसरों के खिलाफ भड़काया। अंग्रेजों ने उन्हें बगावत का मास्टरमाइंड बताया। राजा कुलचंद्र सिंह पर राजा होते हुए बगावत न रोक पाने का इल्जाम लगाया गया। उन्हें फांसी नहीं दी गई, लेकिन उन्हें उम्र भर देश से बाहर निकालने की सजा सुनाई गई। उनके साथ कई दरबारी और घर के लोग भी अंडमान जैसे इलाकों में भेज दिए गए। इस पूरी कार्रवाई का अंदाज अंग्रेजी जिल्लत से भरा था। शाही रिवाज और मणिपुर की इज्जत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अंग्रेज अफसरों ने राजघराने को आम जुर्म करने वालों की तरह पेश किया। सुनवाई के रिकॉर्ड में इस्तेमाल हुई जुबान साफ बताती है कि यहां मकसद इंसाफ नहीं, बल्कि ताकत दिखाना था। 18 जून 1891 को ट्रायल समाप्त हुआ और निर्णय सुनाया गया। युवराज टिकेंद्रजीत सिंह फांसी, सेनापति ठंगल फांसी, राजा कुलचंद्र सिंह आजीवन निर्वासन और 20 अन्य दरबारी अंडमान सहित विभिन्न स्थानों पर कठोर सजाए।
लेकिन ये सिर्फ सियासी दबाव नहीं था, ये इतिहास, तहजीब और खुददारी के खिलाफ की गई एक प्लान की हुई बेइज्जती भरी कार्रवाई थी। अंग्रेज सरकार का असली मकसद सजा देना नहीं, बल्कि मणिपुरी लोगों को डराना था, ये दिखाना कि जो भी राज को ललकारेगा उसका अंजाम क्या होता है। इसीलिए फैसला लिया गया कि फांसी जेल के अंदर नहीं बल्कि लोगों के सामने इम्फाल में दी जाएगी, ताकि वो मंजर लोगों के दिल दिमाग में हमेशा के लिए सबक बनकर रह जाए। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे मणिपुर में सन्नाटा और दर्द छा गया। जिन टिकेंद्रजीत सिंह को लोग बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर मानते थे, वो अब विदेशी दबाव के नीचे कुचले जा रहे थे। ये सिर्फ 2 लोगों की मौत नहीं थी, ये पूरी रियासत की खुददारी और मुकाबले की भावना का खुलेआम अपमान था। 13 अगस्त 1891 की सुबह इम्फाल के पोलो मैदान में फांसी का स्टेज तैयार था। पूरा इलाका अंग्रेज फौज ने घेर रखा था, तोपें तैनात थीं, हर तरफ अंग्रेज सिपाही खड़े थे। लोगों को गिनी चुनी तादाद में आने की इजाजत मिली, वो भी सख्त निगरानी में। फांसी का ये मंच अब राज की ताकत दिखाने का निशान बन चुका था। जेल से जब टिकेंद्रजीत सिंह और ठंगल को लाया गया तो वो पूरे हौसले और यकीन के साथ आगे बढ़े। अंग्रेज रिकॉर्ड भी मानते हैं कि जुबराज शांत और बेखौफ खड़े रहे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ इरादा था। लोग उन्हें अपनी आंखों के सामने आखिरी सफर पर जाते देख रहे थे, लेकिन कुछ कर पाने की ताकत नहीं बची थी। ये वो हालत थी जहां अंग्रेज राज ने हर मुकाबले का रास्ता बंद कर दिया था। बस लाचार खामोशी और दर्द रह गया था। अंग्रेज रिकॉर्ड के मुताबिक दोपहर से पहले ही दोनों को फांसी दे दी गई। उनके शरीरों को छिपाकर दफनाया गया। किसी को आखिरी झलक या संस्कार की इजाजत नहीं दी गई, यहां तक कि घर वालों को भी नहीं। ये दिन मणिपुर के लिए सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि याद और बेइज्जती दोनों का निशान बन गया। आज भी मणिपुर 13 अगस्त को शहीद दिवस के तौर पर याद करता है। टिकेंद्रजीत सिंह और ठंगल की फांसी के बाद अंग्रेज हुकूमत ने अगला बेरहम चैप्टर शुरू किया। अब निशाना बने मणिपुर के राजा कुलचंद्र सिंह, उनके भाई, दरबारी और बड़े लोग, जिन्हें राज से गद्दारी में साथ देने के इल्जाम में अंडमान टापुओं में उम्र कैद की सजा दी गई। अंग्रेज सरकार के होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में लिखा है कि कुल 22 बड़े लोगों को यह सजा दी गई। इन कैदियों को छिपाकर इम्फाल से कलकत्ता लाया गया। इस सफर की कोई खुली खबर नहीं दी गई। बगावत या झगड़े से बचने के लिए पूरा काम चुपचाप किया गया। कड़ी पहरेदारी के बीच हथकड़ी और जंजीरों में बंधे इन लोगों को कलकत्ता के एक खास ठिकाने पर रखा गया। वहां से उन्हें एक जहाज में बैठाकर अंडमान निकोबार की काला पानी जेल भेजा गया। उसी जेल में जहां बाद में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दर्जनों क्रांतिकारी बंद किए गए। लेकिन मणिपुर के ये राजा और दरबारी शायद उस जेल के पहले सियासी कैदी थे। अंग्रेज रिपोर्टों में इन कैदियों को गैर सभ्य मगर होशियार कहा गया। ये उस विदेशी घमंड का सबूत था जहां एक तरफ लोकल तहजीब को नीचा दिखाया जाता था और दूसरी तरफ सभ्यता सिखाने के नाम पर बेइज्जती की जाती थी। अंडमान पहुंचने के बाद मणिपुर से निकाले गए कैदियों को सख्त मेहनत वाले कामों में लगाया गया। न उन्हें उनके पहले ओहदे की इज्जत मिली, न कोई खास सहूलियत। यहां तक कि राजा कुलचंद्र सिंह को भी आम कैदियों की तरह सीधा कपड़ा पहनना पड़ा, सबके साथ मिलकर खाना खाना पड़ा और पूरे दिन की तय की गई मेहनत का नियम मानना पड़ा। मणिपुर रियासत की कमान अब पूरी तरह अंग्रेज राज के हाथ में जा चुकी थी। अब नजर जाती है रानी राजश्री शंभू रानी की तरफ, जिनका अपमान एक निशानी था और गहराई से तहजीबी तौर पर किया गया था। अंग्रेज हुकूमत ने मणिपुर की शाही औरतों को भी काबू में रखने का फैसला किया। रानी राजश्री शंभू रानी, दरबार की विधवाएं, राजकुमारियां और बाकी ऊंचे घरों की औरतें जिन्हें अंडमान नहीं भेजा गया, कलकत्ता में नजर के नीचे रखा गया। ब्रिटिश अधिकारियों को आशंका थी कि अगर ये महिलाएं मणिपुर में रहतीं तो वे जनता के सांस्कृतिक प्रतिरोध की वजह बन सकती थीं। इसलिए उन्हें राजधानी से दूर ऐसे माहौल में भेजा गया जहां उनकी हर हरकत काबू में रह सके। कलकत्ता में इन्हें सुरक्षा निगरानी नाम की जगह पर रखा गया, मगर असल में ये एक दिमागी कैद खाना था। पारंपरिक पोशाकें पहनने, अपने रीति रिवाज निभाने, धार्मिक आस्था का पालन करने किसी की अनुमति नहीं थी। अंग्रेज अफसरों ने इन्हें एक सभ्य बनाने वाले प्रोग्राम में डाल दिया। अंग्रेज होम डिपार्टमेंट की रिपोर्टों के मुताबिक
इस सभ्यता सिखाने वाले प्लान में मिशनरी औरतें और अंग्रेज टीचरें रखी गईं। उनका काम था शाही औरतों को पश्चिमी पहनावा, खाना पीना, बोलचाल और चाल चलन सिखाना। ये सब बिना पूछे, बिना उनके हालात समझे जबरन थोपे गए सुधार का हिस्सा था। रानी शंभू, जिन्होंने लड़ाई में अपना राज और घर परिवार खोया था, अब ऐसे शहर में थीं जहां उनकी असली पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही थी। उनसे उम्मीद की गई कि वो अंग्रेजी में बोलें, ईसाई ढंग अपनाएं और अपने पुराने तौर तरीकों को गैर सभ्य मानकर छोड़ दें। अंग्रेज प्रेस ने इस पूरी कार्रवाई को एक बेइज्जती भरे मजाक में बदल दिया। कुछ अखबारों ने लिखा, "These royal ladies are now learning how to behave among civilized society." यह भाषा केवल व्यक्तिगत नहीं, सांस्कृतिक आक्रमण थी, जिसमें संपूर्ण मणिपुरी अस्मिता को नीचा दिखाया गया। सिविलाइजिंग द नेटिव्स ब्रिटिश सोच की बुनियाद थी, जिसमें स्थानीय भाषा, धर्म और पहनावे को हीन बताकर उसे पाश्चात्य ढांचे में ढालने की कोशिश की जाती थी। इस पूरी कार्रवाई के पीछे छिपा मकसद ये था कि मणिपुर की रानी, जो कभी एक आजाद रियासत की इज्जत की निशानी थी, अब अंग्रेज तहजीब के सामने सिर झुकाए नजर आए। इस सब ने रानी को न सिर्फ दिमागी तौर पर तोड़ा, बल्कि उनकी पहचान को भी गहराई से चोट पहुंचाई। रानी राजश्री शंभू, जो मणिपुर की एक मजबूत सियासी और तहजीबी निशानी थी, उन्हें अब अंग्रेजों के समाजी जलसों में सीख रही लड़की की तरह पेश किया जाने लगा। उन्हें पश्चिमी कपड़ों में तैयार करके अंग्रेज अफसरों और उनके घरवालों के सामने बैठाया गया, जहां उनके नए तौर तरीकों का दिखावा किया जाता था। ब्रिटिश रिपोर्टों में वर्णित है कि इन आयोजनों में रानी को कर्टसी वॉक, ग्रीटिंग्स प्रैक्टिस और बेसिक मैनरिज्म जैसे अभ्यासों से गुजारा गया, जो ब्रिटिश नजरिए में सामाजिक प्रशिक्षण था, पर मणिपुरी समाज की दृष्टि में यह प्रत्यक्ष सांस्कृतिक अपमान था। अखबारों ने भी इस प्रक्रिया को तुच्छता और व्यंग्य से प्रस्तुत किया। द स्टेट्समैन में छपा, "अब मणिपुर की हटाई गई रानी सीख रही है कि चम्मच कांटे से खाना कैसे खाएं और सामने वाले मर्द को झुककर कैसे जवाब दें।" ये जुबान सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये अंग्रेजी घमंड दिखाने का तरीका था, जिसमें एक हारी हुई रानी को शराफत सिखाने के बहाने सबके सामने छोटा किया जा रहा था। लोक यादों में ये यकीन गहराता गया कि रानी को न सिर्फ कैद किया गया, बल्कि उन्हें अंग्रेज सामंती दरबार में तमाशे के लिए खड़ा किया गया। अंग्रेज रिकॉर्ड ये साबित नहीं करते कि उनसे सच में कोई नाच या मनोरंजन करवाया गया हो, लेकिन मणिपुरी लोक कथाओं में ये वाकया एक निशानी बनकर जिंदा है। रानी से नचवाया गया, ये सिर्फ एक हरकत नहीं, बल्कि लोगों के गुस्से की आवाज है, क्योंकि यह वही क्षण था जब एक रानी को मनोरंजन बना दिया गया और ब्रिटिश अफसरों ने तय किया कि अब मणिपुर की शाही महिलाओं को सभ्य समाज में ढालने का काम शुरू होगा। उन्हें बार बार झुककर अभिवादन करने, अंग्रेजी में उत्तर देने और ब्रिटिश स्त्री की तरह व्यवहार करने के लिए बाध्य किया गया। मणिपुरी रिवाज में जहां शाही औरतों की जिंदगी इज्जत और शान से जुड़ी होती है, वहां इस सब को खुलेआम बेइज्जती माना गया। अंग्रेज रिकॉर्डों ने कभी ये नहीं माना कि ये दिखावा बेइज्जती भरा था, लेकिन उनके खत कागज, अखबारों की खबरें और सभ्यता सिखाने वाले मिशन की डिटेल ये साबित करते हैं कि ये सब पूरी तरह तहजीबी दबदबा थोपने की प्लान का हिस्सा था। लोक कथाओं में टिकेंद्रजीत सिंह को धरती का रखवाला और ठंगल को अमर सेनापति कहा गया। 13 अगस्त फांसी की तारीख शहीद दिवस के नाम से मनाई जाने लगी। इम्फाल का पोलो मैदान अब एक तीर्थ बन गया है। रानी राजश्री शंभू को लोक नाटकों में उस औरत के तौर पर दिखाया गया जिसे राज ने बेइज्जत किया, मगर जिसने चुप्पी में अपनी शान और मुकाबले को जिंदा रखा। अंग्रेज राज ने हर बेइज्जती को कानून और हुकूमत दोबारा लाने का नाम दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि मणिपुर की हुकूमत को तोड़ दिया गया, औरत की इज्जत को रौंदा गया और तहजीब को सभ्यता के नाम पर बाहर कर दिया गया। अखबारों, जलसों और भीड़ के मजमों के जरिए इस बेइज्जती को जायज ठहराया गया। मणिपुर की 1891 की घटना सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये अंग्रेजी जुल्म का आखिरी हद था, जहां इंसाफ का नकाब पहनकर जुल्म को सही बताया गया। पर सवाल यही है कि क्या बाकी भारत को मणिपुर की इस कहानी की कोई याद है? क्या हमें यह मालूम है कि एक पूरी रियासत ने तब अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जब देश के ज्यादातर हिस्से चुप थे? जब भारत के नक्शे में कोई कोना जलता है, क्या उसकी आग पूरे देश को जलाती है या वो सिर्फ एक सीमांत समस्या कहकर बुझा दी जाती है?
टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी दी गई ताकि बाकी रियासतें डर जाएं। रानी शंभू को अपमानित किया गया ताकि संस्कृतियां झुक जाएं और हम चुप रहे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब चुप रहे। आज हमें लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत गांधी जी के साथ हुई, लेकिन क्या हम जानना चाहते हैं कि उससे पहले किसने लाठी नहीं गरिमा से लड़ाई लड़ी थी? क्या आजादी सिर्फ दिल्ली के दस्तावेजों में दर्ज होती है या उन किलों में भी जहां आत्मा तड़पती रही? मणिपुर की यह कहानी एक चेतावनी है कि जब कोई राज्य अकेला पड़ता है तब केवल वही नहीं हारता, हारता है पूरा राष्ट्र। और अगर हम आज भी उत्तर पूर्व को अपना अंग नहीं, पराया हाशिया समझते हैं, तो इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। और जब अगली बार चीन सरहद पर चुपके से बढ़ेगा, तो शायद फिर कोई टिकेंद्रजीत सिंह अकेले खड़े होंगे और बाकी भारत फिर से देर से जागेगा। क्योंकि टिकेंद्रजीत सिंह जैसे नेता हर युग में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी को अगर देश याद न रखे तो वो देश सिर्फ भूगोल होता है, राष्ट्र नहीं। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।